तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद विवाद भी जारी है और जारी है इंतजार बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट का, जो संभवतः जिस पर मंथन हो रहा है और जल्द आ सकती है। तो एक नया घमासान आम आदमी पार्टी में शुरू हो गया है। कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर हाजी इशराक विरोध के रूप में सामने आए, और तो बदरपुर से एनडी शर्मा विरोध के रूप में सामने आया, लेकिन अब एक नया विरोध धनवंती चंदेला को लेकर सीएम के आवास पर नजर आया है और पार्टी के कार्यालय के बाहर वहां पर नजर आया है। एक तरीके से हंगामा बरपा है और आज की बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति में चुनावी तौर पर एक बड़ी खबर है। और इस डिबेट में मेरे साथ मेरे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जी जुड़ रहे हैं, साथ ही ललित नारायण कांडपाल भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं और विशेष संवाददाता तरुण कालरा भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का स्वागत है। और पहला सवाल मेरा ललित आपसे है, चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो रही है और एक मंथन हो रहा है नए सिरे से किस सीट से किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाए, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, यहाँ पर ये बैठक दरअसल 6 से 6:30 के बीच में शुरू होनी थी अनूप, लेकिन अभी जो बैठक का जो टाइम है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्योंकि इस बैठक में आएंगे, तो इसलिए बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच में पीएम यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसके बाद जो है तब तक सभी पदाधिकारी भी आ जाएंगे और उसके बाद जो है ये बैठक जो है औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है चुनाव समिति की मोहर लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर, और उसके बाद ये माना जा सकता है कि आज रात में या फिर कल कभी भी भारतीय जनता पार्टी के 70 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। हालांकि पहली लिस्ट आएगी या फिर ये जो पूरे उम्मीदवारों के नाम है ये 2 चरणों में आएंगे या 1 चरण में आएंगे, ये आज बैठक के बाद ही निर्धारित होगा, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है तरुण, कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या उम्मीद की जाए, कब तक ये लिस्ट आ सकती है? देखिए, कांग्रेस सीईसी की बैठक कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। 4:30 बजे बैठक शुरू हुई थी। करीबन 5:45 तक ये बैठक चली है और सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आज ही देर रात आने की संभावना है। तो ये अपडेट है कांग्रेस का। 20 सीटों की जो माथापच्ची है वो अब शायद या तो सीईसी इसका निर्धारण करेगी या फिर स्क्रीनिंग कमेटी अपने लेवल के ऊपर आलाकमान को अवगत करा देंगी कि वहां पर जो विवाद है वो सुलझा लिया गया है और जीत क्राइटेरिया है। और जी बताइए। हाँ, लेकिन सुजीत जी ये आप समझाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, टिकट वहाँ भी कटे हैं 15 लोगों के, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या वजह है कि सबसे पहले लिस्ट ले आती है, वो भी 70 के 70 उम्मीदवार उतार दिए, आज डिप्टी सीएम ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। बीजेपी कांग्रेस में इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो अभी वहाँ सिर्फ सीएम केजरीवाल जो हैं वो पार्टी के संयोजक भी हैं, दिल्ली के सीएम भी हैं। जो भी फैसले लेने होते हैं उनके स्तर पर ही होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की जो पीएसी की बैठक या चुनाव समिति से जुड़ी जो बैठक हुई थी वो भी बहुत कम समय के लिए हुई थी और बैठक शुरू होने की खबर आई थी और थोड़ी देर बाद जो है आपने देखा होगा कि उनकी लिस्ट भी जारी हो गई थी। तो कह सकते हैं कि उनके यहाँ बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अभी नई पार्टी है, 7 साल हुए हैं पार्टी को, और 2 बार वो एक बार 49 दिन के लिए शासन में रहे दिल्ली में और दूसरी बार अब 5 साल की का टेन्योर वो पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनके यहाँ फैसले लेने में देरी इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति को फैसला लेना होता है और पहले से उस पर काम हो चुका रहता है, इसलिए जो है उनके यहाँ देरी नहीं हुई। और आम आदमी पार्टी के अलावा अगर बीजेपी की बात करेंगे तो उनके यहाँ बहुत लंबा प्रोसेस है। मंडल स्तर से जो है नाम आएंगे, फिर उसके बाद जिला से नाम आएगा, फिर उसके बाद जो है प्रदेश स्तर पर चर्चा होगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है जो बीजेपी? नहीं, लोकतंत्र की बात नहीं है। उनके यहाँ जो है फैसले लेने में वन मैन पार्टी होने की वजह से आसान है फैसला लेना। और इसमें अभी इतनी प्रक्रिया है जो है बीजेपी और कांग्रेस में
कि वो पूरी प्रक्रिया का पालन लेकिन करते ये जो ब्रेकिंग आ रही है कि 50 सीटों पर आज नामों की घोषणा हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हो रही थी, अभी भी 20 सीटों पर सुजीत जी संशय बना हुआ है। देखिए, अभी जिस तरीके से तरुण बता रहे थे वहाँ से कि जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है सीईसी की बैठक खत्म हुई है, तो और आपने देखा होगा इसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति दिल्ली में आपने देखा 2015 में एक भी सीट नहीं जीत पाई, और आपने देखा होगा 2013 से पहले तक उनके पास जो है 15 साल उनकी सरकार रही है दिल्ली में। तो उनके सामने सबसे बड़ी चिंता इस बात की है और चुनौती भी है उनके सामने कि उनके मजबूत उम्मीदवार हों और जो कांग्रेस आप और बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे सकें। यही वजह है कि समय लग रहा है और 21 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना है। तो 50 अगर हो गया है तो 20 सीटों पर जहां अभी उलझन होगा वो भी लगता है 1-2 दिन में हो जाएगा। तरुण, आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ी वजह है कि इतनी दिक्कत आ रही है या इतनी माथापच्ची बढ़ रही है, और वो भी तब जब कांग्रेस के कई लोग छोड़ के कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कईयों को तो आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दे दिया। बावजूद इसके वो जो रसाकशी है, जो कश्मकश है, वो टिकट को लेकर जो मंथन है वो बना हुआ है। देखिए, चूंकि बहुत पुरानी पार्टी है, 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज भी रही है कांग्रेस पार्टी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काडर बेस बेशक नहीं कहा जाता, जिस तरह से कहा जाता है कि बीजेपी का काडर वोट है, इतना % तो उनको विधानसभा में पड़ता ही पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात करें, वो एक तरह से काडर बेस ना होकर उसकी फॉलोशिप दिल्ली के अंदर, चूंकि सत्ता के अंदर रही है पार्टी, इस कारण दोनों राजनीतिक पार्टियों से कमतर नहीं कही जा सकती। ये दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया कि 650 से ज़्यादा आवेदकों जी बिल्कुल। अनिल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सेंट्रल बीजेपी फाइनल करेगी दिल्ली बीजेपी के जो नाम है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फाइनल हो गई हैं, अब वहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, दिल्ली की तरफ से जो नाम भेजे जाने थे वो नाम 2 दिन पहले ही भेज दिए गए थे। हालांकि 2 दिन पहले ही पीएससी की बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारणवश पीएससी की बैठक नहीं हो पाई। आज शाम को 7 बजे के आसपास भी बताया जा रहा है कि पीएससी की बैठक होगी, क्योंकि अमित शाह दिल्ली में नहीं थे। वो दिल्ली में तकरीबन 6-6:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद 7 बजे के बाद आसपास कहा जा रहा है कि पीएससी की बैठक होगी। उसके बाद नामों पर चर्चा होकर फाइनल लिस्ट आज तकरीबन हो सकता है 20 से 25 लोगों की जो लिस्ट है वो आज उम्मीदवारों की वो हो जाए, और उनको शायद हो सकता है देर जी सीट को, लेकिन उस पर अभी संशय बना हुआ है पूरी तरीके से। उसमें ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख की रात के आसपास फाइनल लिस्ट ये लोग निकालेंगे, क्योंकि 21 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है करने की। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इस तरीके से नाम बीजेपी की तरफ से गए थे, यहाँ पे दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक सीट पे 4-4, 5-5 नाम गए थे, तो नाराजगी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी चीज़ को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा संभल कर कदम रखे कि नाराजगी कम से कम हो, और जिस तरीके मैसेज गलत ललित, ये जो इतनी देर से नाम अनाउंसमेंट होते हैं, ये नाम तो तय हो गए होंगे पहले से, या जब ये लिस्ट भेजी गई थी, और उसके बाद भी या वन मैन पार्टी में जो होता है वो उन सो कॉल्ड लोकतांत्रिक पार्टियों में भी उसी तरीके की स्थिति है। लेकिन क्या बहुत देर से नाम अनाउंस करने की एक बड़ी वजह यह है कि किसी को विरोध करने का मौका ही ना मिले, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका ही ना मिले कम से कम, ये एक बड़ी वजह है ललित? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनूप, ये सबसे बड़ी वजह है कि हम जो देखते हैं लगातार कि अगर 21 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है तो 20 तारीख की रात को लिस्ट आती है। यही नहीं, मैं आपको लोकसभा का हाल बताऊं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों के लिए अपने 6 उम्मीदवारों के नाम तो घोषित कर दिए, लेकिन जो बाहरी दिल्ली, जिसे कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कहा जाता है, वहां के लिए जो कैंडिडेट आए बाद में, हंस, उन हंस को 11 बजे पार्टी दफ्तर लाया गया, और पार्टी दफ्तर लाने के बाद जो है उनको तुरंत से यहाँ से सीधे ले जाया गया जहां पर भी वो नॉमिनेशन हो रहा था उसके लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से चीजें बदलती हैं पार्टियों में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, कि आखिरी पल तक जो है उम्मीदवार का नाम बदल सकता है। ये खुद एक उम्मीदवार इस बात को जानता है, और जिस तरह से विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, और अगर केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लग भी गई है
तो अगर किसी नाम को लेकर ऐसा है कि कोई बहुत अच्छा नाम किसी के सामने आ गया है और लगता है कि वो चुनाव निकाल सकता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों को इन्फॉर्म करके उस प्रोसेस को एक तरह से दूसरे तरीके से करके नए उम्मीदवार को भी मैदान में उतार सकती है। लेकिन हालांकि अनाउंसमेंट के बाद ऐसा कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ, लेकिन अंदर अगर लिस्ट नहीं आई है तब तक जो है उम्मीदवारों बिल्कुल ललित, एक खबर ये आ रही है कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं ऑफिस से। इसके अलावा श्याम जाजू के भी पहुंचने की खबर आ रही है। 7:30 बजे तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, श्याम जाजू और जेपी नड्डा पहुंच गए हैं कार्यालय में। और उसके अलावा अब जितने भी सदस्य हैं दूसरे, मनोज तिवारी हों जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं जो कि चुनाव प्रभारी हैं, इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी हैं, और इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं, शाहनवाज हुसैन हो, नितिन गडकरी हो, सभी लोग जो है अब यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुँचना उससे पहले सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद ये जो बैठक का सिलसिला शुरू होगा वो कब खत्म होता है फिर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना माना जा रहा है कि आज जो है नामों पर चर्चा तो सभी की हो जाएगी, दोबारा सीईसी को कॉल नहीं किया जाएगा, लेकिन लिस्ट कितनी आउट होनी है ये बाद में ही तय होगा। हाँ ललित, ये भी सवाल उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब मैं सुजीत जी आपसे चाहूँगा कि ये जो क्या एक देरी ये इसलिए भी हो रही है कि मंथन तो हो रहा है अपने स्तर पर, लेकिन जिन 15 लोगों के टिकट यहाँ से कटे हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी अगर इधर उधर होते हैं, शामिल होते हैं या शामिल कराया जाता है, तो उनको भी क्या आगे किया जा सकता है, उन्हें भी टिकट मिल सकता है? ये भी क्या इंतजार हो रहा होगा? ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है इस तरीके के चुनावों में? देखिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि पिछली बार 2013 में आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए को 15 में टिकट नहीं दिया गया जो 2013 में जीते थे, और उसको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, तो और उनको सफलता नहीं मिली। तो हो सकता है इस तरह की रणनीति से बीजेपी कुछ परहेज करे, लेकिन कोई ये नहीं है कि शामिल नहीं, अगर कुछ लोग प्रयास कर रहे होंगे और बीजेपी मान रही होगी कि उनके लिए वो फायदेमंद हो सकते हैं। तरुण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तरुण, ये आ रही है कि सीलमपुर के जो विधायक हैं हाजी इशराक, जिनका टिकट आम आदमी पार्टी ने काटा है, उन्होंने ये ऑफर किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें बाबरपुर विधानसभा से अगर सीट देती है तो ही। तो ये डेवलपमेंट है, चूंकि कांग्रेस पार्टी की अभी लिस्ट नहीं आई है। हाजी इशराक ने कंडीशन रखी है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है बाबरपुर विधानसभा से, चूंकि उनकी खुद की सीट से चौधरी मतीन अहमद दावेदार हैं और वो बहुत मजबूत हैं। कल जब हाजी इशराक मीडिया को संबोधित भी कर रहे थे, तब सीलमपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता चौधरी मतीन अहमद आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक में चले गए थे और कहा था कि उनके साथ गलत हुआ है, या तो मैं लड़ूंगा या तो ये लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है चौधरी मतीन अहमद ने अपना कद ऐसा करके बड़ा कर दिया था और हाजी इशराक के साथ वो लगातार संपर्क में हैं। और चौधरी मतीन अहमद ने ये बात आला कमान तक सूचित कर दी है कि हाजी इशराक आने के लिए तैयार हैं। और चूंकि बाबरपुर के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटीज का है जो डिसाइसिव हो सकता है, वहां से कांग्रेस के अभी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं वो जैन की वहां पर कंफर्मेशन मानी जा रही है। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट आला कमान को सूट करता है तो शायद हो सकता है कि हाजी इशराक को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाए और उन्हें फिर टिकट भी दिया जाए। ऐसी सूरत के अंदर कैलाश जैन की जो उम्मीदवारी है उस पर संकट मंडरा सकता है। सुजीत जी, ये एक बहुत दिलचस्प है कि हाजी इशराक का सीलमपुर से तो टिकट कट गया, लेकिन अब चूंकि मतीन अहमद के समर्थन उन्होंने कल कर दिया, उनके समर्थन में खड़े हो गए, अब नजर है बाबरपुर विधानसभा से। बाबरपुर वो जहां से गोपाल राय चुनावी मैदान में हैं, जीते हैं 15 में, 13 में हार भी गए थे, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, ब्राह्मण मुस्लिम बाहुल्य सीट है, ऐसे में हाजी इशराक। देखिए, हाजी इशराक ने कल जिस तरीके से मतीन अहमद उनके दफ्तर में खुद गए थे, जब हाजी इशराक वहां मीडिया को बुलाया था और अपने समर्थकों को भी बुलाया था कि वो कोई फैसला लेने वाले हैं, और आपने देखा होगा कि उन्होंने तुरंत जो है जब टिकट कट गई और उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने की भी कोशिश की और वहां तक अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उनका जिस तरीके से कहना था कि उनकी बात सुनी नहीं गई और वो कह रहे थे कि उनकी
टिकट बेशक कट जाए, लेकिन जो मौजूदा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर से उतारा है, उनका टिकट उनकी जगह किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन शायद आम आदमी पार्टी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। यही वजह है कि वो मतीन अहमद उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने हाजी इशराक ने तुरंत मीडिया के सामने ही ऐलान कर दिया था कि वो जो है चौधरी मतीन अहमद का सीलमपुर में समर्थन करेंगे। अमूमन देखने को मिलता है कि अगर दूसरी पार्टी का प्रत्याशी है तो वो उसी सीट से अगर टिकट उसकी कटी है तो वहां से डिमांड करता है। लेकिन कल हाजी इशराक इससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा था कि वो मतीन अहमद का समर्थन करेंगे। लेकिन अब तरुण जिस तरीके से कह रहे हैं कि बाबरपुर अगर वो मांग रहे हैं, बाबरपुर की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। पिछली बार आपने देखा होगा कि जाकिर जो वहां से चुनाव लड़े थे जो है, और उसकी वजह से अब वहां पर वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो अब कहीं ना कहीं हाजी इशराक पर अगर कांग्रेस पार्टी विचार करती है तो हो सकता है कि वहां उनको एक मजबूत उम्मीदवार, जैसे कि तरुण बता रहे हैं कि कैलाश जैन, कितनी सीटें आप लोगों ने फाइनलाइज कर ली हैं? काफी कर ले, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। सर ये दूसरी सीसी की बैठक जाके देर क्यों नहीं लिस्ट आने में सर? कोई देरी नहीं हुई उसमें, क्यों देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, देयर आर अराउंड 800 एप्लीकेशंस टू सॉर्ट आउट द नेम्स, इट टेक्स टाइम, दैट वाज द रीजन। सर आम आदमी पार्टी के जो विधायक जिनको टिकट नहीं मिली, क्या वो भी संपर्क में है सर? संपर्क में तो सारे रहते हैं पॉलिटिकली। सर लेकिन एक स्टेटमेंट में था सर कि 15 विधायक संपर्क में है अभी सर। किसी से बात हुई है क्या? आम आदमी पार्टी आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बात करने में कोई बुराई नहीं है। सर जो सांसद का चुनाव लड़े थे, जो लोकसभा प्रत्याशी थे, उनको भी क्या टिकटें आप दे रहे हैं? सभी लड़ रहे हैं? जी सब जितने भी लड़ेंगे। अजय माकन जी की जगह तरुण को इंचार्ज बनाया जा रहा है। खबरें हैं कि चुनाव कैंपेन का जो पूरी रिपोर्ट है, ये खबर मेरे को आपसे मिल रही है, मेरे नॉलेज में नहीं है अभी। We are in constant touch with each other, अजय माकन जी के साथ, तो देयर इज नो सच प्रॉब्लम कि इनकी जगह इनको बनाया जाए, कोई ऐसी बात नहीं। और एक चीज़ और भी है, वो आई विल लेट यू नो आफ्टर सम टाइम। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा साफ तौर पर ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी के कई बागी उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग हमारे संपर्क में, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के बल्कि वो बीजेपी की भी बात कर रहे हैं इशारों में। लेकिन आम आदमी पार्टी के 15 जिन विधायकों के टिकट कटे हैं उनमें से कई बागी, सुभाष चोपड़ा इस बात का दावा कर रहे हैं। इशारों में उन्होंने बहुत साफ बात कर दी है। सुजीत जी, ये क्या मैसेज है? देखिए, वो तरुण जिस तरीके से बता रहे थे कि अगर हाजी इशराक जो है कल समर्थन दे दिए थे मतीन अहमद को, उन्होंने जरूर इस तरह की बात रखी होगी, सोचा विचारा होगा कि अगर जो है उनको बाबरपुर की सीट, बगल की सीट है, बिल्कुल सटी हुई सीट है, अगर वहां से उनको मौका मिलता है तो हो सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने खुले मन से समर्थन दिया था, बिना किसी बहुत जद्दोजहद या बिना किसी ज़्यादा मीटिंग के या उस तरीके से उन्होंने आनंद फानन में ऐलान कर दिया था। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के नेता सुभाष चोपड़ा खुद कह रहे हैं कि कई सारे लोग संपर्क में हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के बजाय कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनडी शर्मा भी वहां पर बगावत करके अब निर्दलीय ऐलान कर चुके हैं, हाजी इशराक हैं, इस तरह के और भी प्रत्याशी हो सकते हैं जिनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना। बिल्कुल, लेकिन सुभाष चोपड़ा साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई बागी उनके संपर्क में हैं, लेकिन पहला जो नाम है वो इशराक खान का एक तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। इशराक खान ने साफ तौर पर, हाजी इशराक ने कह दिया है कि अगर मुझे बाबरपुर विधानसभा सीट से टिकट मिलता है तो मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हूं। लेकिन बाबरपुर विधानसभा सीट चूंकि ब्राह्मण मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए बीजेपी के लिए क्या रणनीति बदलेगी। पहले तरुण ने एक बेहद खास अपडेट हमें दी थी, और अपडेट ये थी कि सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के बागी विधायक हाजी इशराक ने एक पेशकश की है कि वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें बाबरपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया जाए। अनिल, जरा यह समझाइए, चूंकि बाबरपुर विधानसभा से अगर हाजी इशराक चुनाव मैदान में ताल ठोकते हैं, जिस तरीके की वो दावेदारी करें, उन्होंने मांग की, तो क्या बीजेपी थोड़ा सा रणनीति बदलेगी? चूंकि बीजेपी वहां से कई नाम चल रहे हैं, वहां हर्ष मल्होत्रा का नाम चल रहा है, वहां से मनोज त्यागी का नाम चल रहा है, वहां से वीके शर्मा का नाम चल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में कल जो सुभाष चोपड़ा ने कहा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है
कल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है। कल तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कल अनाउंस कर देगी। तरुण, खबर आ रही है कि कल यह लिस्ट अनाउंस हो सकती है। कितने नामों की उम्मीद की जाए कल? हेलो जी तरुण। जी, अपना सवाल दोहराइएगा। तरुण, खबर यह आ रही है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला हो गया है कि कांग्रेस कल अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तकरीबन कितने उम्मीदवारों की घोषणा कल हो सकती है? देखिए, आधिकारिक हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता, ये मेरा इनपुट नहीं है कि कल लिस्ट आएगी। लेकिन जो मुझे सूचना मिली है ये है कि पहली सूची के अंदर 46 नामों के ऊपर आखिरी मोहर लग चुकी है। पहली सूची के अंदर 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी और बाकी के जो 24 उम्मीदवार रह जाएंगे वो दूसरी सूची के अंदर एकोमोडेट किए जाएंगे। 24 नाम वो होंगे जिनके ऊपर जी। तो सुभाष चोपड़ा ने जिस तरीके से कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक में फैसला लिया गया उसके मुताबिक कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तकरीबन 46 से 50 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन बाकी नामों पर है जिनके नामों को लेकर अभी संशय बना हुआ, और इसमें एक नाम बाबरपुर विधानसभा सीट का भी हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे थे। अनिल, बाबरपुर विधानसभा हाजी इशराक ने जिस तरीके से एक तरीके से पेशकश की है, ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति थोड़ा सा बदलेगी। मुस्लिम ब्राह्मण ये सीट है और दावेदारी वहां से हर्ष मल्होत्रा भी कर रहे हैं, दावेदारी हर्ष विहार के मनोज त्यागी भी कर रहे हैं, दावेदारी जोहरीपुर के सतीश कौशिक भी कर रहे हैं, संजय कौशिक कर रहे हैं, दावेदारी बाबरपुर के वीके शर्मा भी कर रहे हैं, दावेदारी और भी कई लोग कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है बीजेपी के सामने भी थोड़ी मुश्किल आ गई है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने मुश्किल इस वक्त यही है कि आखिर किस उम्मीदवारों को कहां पर उतारा जाए। जिस तरीके की सीट है मुस्लिम और क्या नाम ब्राह्मण बहुल इलाके की है, तो कांग्रेस बीजेपी ये चाहेगी कि यहां पर किसी हिंदू को उतारा जाए, जिससे कि खासतौर पर ब्राह्मण को उतारा जाए, जिससे कि जिस तरीके से जाफराबाद में बीजेपी ने सीट जीती थी कि 2 मुस्लिमों के बीच में से एक जगदीश प्रधान अपनी सीट को बचा ले गए थे, उसी तरीके से बीजेपी यहाँ पे भी रणनीति खेल सकती है कि जब मुस्लिम सामने होंगे, आमने सामने होंगे, तो वहाँ पर इस तरीके से किसी ब्राह्मण को सीट दे दी जाए जिससे कि आसानी से एक वो पैरालाइज हो जाए वहाँ पर और बीजेपी अपनी सीट निकाले। क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि इस वक्त जब जिस सीट के ऊपर ट्रायंगल फाइट होगी उसी में बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर पाएगी। क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर जो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का आमना सामना माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अगर कंसीडर कांग्रेस वहां पर अगर थोड़ी सी मजबूत स्थिति में आती है तो बीजेपी के लिए जीतना वहां पर आसान होगा, और वो भी उस वक्त होगा जब वहां पर कोई ब्राह्मण लेकिन ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी मुस्लिम उतार देती है। जो बैठक होनी है उस बैठक की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्याम जाजू अभी गाड़ी से उतरे हैं और 7:30 बजे करीब प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और श्याम जाजू अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। लेकिन जिस सीट की बात हो रही है सुजीत जी, बाबरपुर, वहां से अगर ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो ये जो नाम चल रहे हैं, चाहे वो हर्ष मल्होत्रा का हो, चाहे वो संजय कौशिक का नाम हो, चाहे वो कुछ और नाम चल रहे हैं, वीके शर्मा का एक बाबरपुर के उनका भी नाम चल रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब ये ब्राह्मण और जो मुस्लिम बाहुल सीट है, ऐसे में कोई ब्राह्मण चेहरा ही बीजेपी को उतारना पड़ेगा? देखिए, तभी फाइट हो पाएगी। वहां पर बाबरपुर में आपने देखा होगा कि नरेश गौड़ कई बार जो है बीजेपी की टिकट पर जीते, लेकिन अब जिस तरीके से चर्चा है, हालांकि उनके भी पोस्टर बैनर वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से और तबीयत जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, उस वजह से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार वो शायद चुनाव मैदान में उतरे, और वो भी ब्राह्मण ही थे। और कह सकते हैं कि इस बार भी अगर बीजेपी जो है ब्राह्मण चेहरे पर वहां दांव लगाती है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अगर हाजी इशराक आम आदमी पार्टी से ही आते हैं तो तब कोई ब्राह्मण चेहरा देना पड़ेगा, तो ब्राह्मण चेहरा भी उनका आएगा। और गोपाल राय जिस तरीके से वहां मंत्री हैं, आपने देखा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और 2013 में वो जीत नहीं पाए थे, 15 में उन्होंने चुनाव जीता था, तो इस बार उनके लिए भी वहां चुनौती बड़ी हो सकती है अगर कांग्रेस पार्टी से हाजी इशराक बाबरपुर में आते हैं तो। ठीक है, सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बीजेपी के, लेकिन इससे पहले आपको सुना देते हैं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने दरअसल कहा क्या है। No, you see, we are going to announce the seats tomorrow,
and most of the seats will be announced tomorrow. Many seats have been finalized? No, you see, we are going to announce the seats tomorrow, and most of the seats will be announced tomorrow. तो साफ तौर पर कि कल लिस्ट आएगी और 50 नामों के ऐलान की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी में भी हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है। ललित का रुख करेंगे। ललित, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट आ रही है? श्याम जाजू पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री 7:30 बजे तक पहुंचेंगे। आप किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, हलचल तेज हो गई है और श्याम जाजू और जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद अब विजेंद्र गुप्ता और मनोज तिवारी भी पहुंच गए हैं और अब थोड़ी देर बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व के जो सदस्य हैं, जो कि चुनाव समिति में मेंबर हैं, वो लोग भी यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे और माना जा रहा है कि तकरीबन 7:30 बजे जैसे ही पीएम आएंगे तो उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है सीटों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा शुरू हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी में मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है कल जो है पहली सूची आ जाए। अब लेकिन पहले जो आएगी वो 70 के 70 उम्मीदवारों की आएगी या फिर कुछ ही नामों की आएगी, ये आज शाम को बैठक के बाद तय होगा। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात साफ कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर वो कल जैसे वो लिस्ट जारी करेगी और कांग्रेस भी ये ऐलान कर चुकी है कि वो कल सीटों का ऐलान करेगी, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव करे और इस लिस्ट को कल की बजाय परसों के लिए अगर वो टालती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी उम्मीदवारों को देख लेगी। आम आदमी पार्टी ने तो इन्हें उतार दिया है, लेकिन अब कांग्रेस किसे टिकट दे रही है? तरुण, लेकिन आपने जो हाजी इशराक का जिक्र किया, ये लिस्ट क्या और बढ़ सकती है? पहला नाम अगर हाजी इशराक का है तो क्या दूसरा नाम एनडी शर्मा का भी हो सकता है, या लिस्ट और बढ़ेगी? देखिए, चूंकि लगातार अब डेवलपमेंट सामने आ रही है कि जो छिटके हुए विधायक हैं, जो नाराज़ विधायक हैं, वो कांग्रेस की तरफ अब आंख टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उन्होंने एक कंडीशन थ्रो की है कि अगर टिकट होता है तभी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रहेगा उनको एकोमोडेट करना एकदम से कि पैराशूट कैंडिडेट और ऐसा कैंडिडेट जो दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी के अंदर ठुकरा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जब नेता आम आदमी पार्टी में गए और वहाँ पर टिकट हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी के रिजेक्टेड माल को आम आदमी पार्टी ने ले लिया है। कांग्रेस भी तो यही करेगी ना, अगर हाजी इशराक बाबरपुर से लड़ते हैं तो कांग्रेस भी यही करेगी। देखिए, अभी वही मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी अपनी ही बात को खत्म करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। हाँ, लेकिन सियासत में सब होता है। अनिल, लग रहा है कि जब आम आदमी पार्टी अपने उतार चुकी है, अब खबर यह है कि कल कांग्रेस भी उतार देगी। अभी बता रहे थे ललित कि हो सकता है ये कि बीजेपी परसों जारी करे, कांग्रेस वालों को भी देख ले कि इनके कौन कौन मैदान में हैं। लग रहा है कि रणनीति में थोड़ा सा बदलाव अभी और आएगा। मंथन जो दिखाई दे रहा है ये फाइनल नहीं है बीजेपी का। एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कल कुछ जो आम आदमी पार्टी के जिनका टिकट काटा गया था उन लोगों ने बीजेपी के किसी बड़े नेता से संपर्क भी किया था और यही शर्त रखी थी। जिस तरीके से ये लोग कांग्रेस में शर्त रख रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए तो हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको साफ तौर पर मना कर दिया गया था कि हम आपका टिकट अभी फिलहाल तौर पर नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पहले ही बड़ी लंबी लिस्ट है। तो हम अपने जो कार्यकर्ता उनको नाराज जी से संपर्क नहीं किया। हाँ, ठीक है। आवाज कुछ टेक्निकल इशू है जी तरुण। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये पेंच हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि बाबरपुर सीट से 2013 और 2015 दोनों इलेक्शन के अंदर जाकिर खान ही कैंडिडेट थे। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ माइनॉरिटी के ही वोट बैंक तक सीमित रह गई थी और उसका भी बहुत बड़ा चंक 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी में चला गया था। ऐसे में फिर से माइनॉरिटी को टिकट देके कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा रिस्क लेगी। हालांकि हाजी इशराक ने कंडीशन थ्रो जरूर की है और वो कंसिडर की जा रही है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ समझौता करेगी और उनके ऊपर उम्मीदवार में फिर जाकिर खान चाहे लड़े हो 2 बार और हार गए हों और फिर हाजी इशराक की दावेदारी और फिर कैलाश जैन भी तो माइनॉरिटी से हैं, तो उस माइनॉरिटी में और इस माइनॉरिटी में फर्क है इस वजह से। देखिए, बिल्कुल वो हिंदू कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय से आते हैं और
अगर मुसलमान होने के नाते जाकिर खान वहाँ पर 25 से 1000 से के करीब वोट ला सकते हैं, उससे ज़्यादा वोट ला सकते हैं, तो वो माइनॉरिटी की ताकत को समझा जा सकता है। वहाँ पर एक अच्छा खासा प्रभाव है। तरुण कह रहे हैं कि जो है उनको 2 बार टिकट दिया पार्टी ने, 2013 में भी दिया, 2015 में दिया। आपने देखा होगा कि 2013 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उनको अच्छा खासा मत मिला था, 25,000 के आसपास मत मिला था, जिसकी वजह से वो तो नहीं चुनाव जीते, लेकिन गोपाल राय को वहां पर नुकसान हो गया था 2013 के अंदर। और 2015 में उनको उनका प्रदर्शन वो नहीं रहा जो 2013 में रहा जाकिर खान का। इस वजह से वही आशंका तरुण व्यक्त कर रहे हैं कि अगर 2013 में जो मुसलमानों ने साथ दिया जाकिर खान का, 15 में वो पूरी तरह से नहीं गए थे उनके साथ, जिसका फायदा गोपाल राय को वहां मिला था। लेकिन इस बार अगर हाजी इशराक को उतारते हैं तो क्या वो मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ पूरी तरह जुड़ पाएगा, या कुछ मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ भी चला जाएगा। और इस बार अगर हाजी इशराक का अगर टिकट कटा है, उसकी नाराजगी वहां होती है, तो हो सकता है इसका फायदा मिले। लेकिन तरुण, चूंकि अन्ना की आंधी में गोपाल राय हार गए थे, केजरीवाल की आंधी में जीते थे, 2020 के चुनाव में कोई आंधी नहीं है, ये तो अपने कामों को बताना है और आपको जनता के सवालों का जवाब देना है। ऐसे में क्या इन तमाम चीज़ों पर भी हाजी इशराक ही बाबरपुर से कांग्रेस के लिए फिट बैठेंगे, या फिर वो कैलाश जैन जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 2013 के अंदर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी का डिवीज़न नहीं हुआ था, एक तरफा नहीं पड़ा था, स्प्लिट हुआ था। यही कारण है कि आपको भी जानकारी होगी कि 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतने के अंदर कामयाब हुई थी, जिसमें सीलमपुर की भी सीट थी, मुस्तफ़ाबाद की भी सीट थी, ओखला की भी सीट थी, देवेंद्र यादव भी जीत के आए थे, और यहाँ तक कि अरविंदर सिंह लवली भी जीत के आए थे, क्योंकि सीलमपुर गाँव गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। 2015 के अंदर एक तरफा वोट पड़ा था माइनॉरिटी का, चूंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी फाइट में नहीं है और आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, लिहाजा गोपाल राय के पास वहां पर वोट गया था। अब जो माइनॉरिटी चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी रिस्क लेती है, तो एक तरफा अगर वोट पड़ता है जिसकी संभावना बिल्कुल कम है, तभी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर हो सकती है हाजी इशराक को अपना उम्मीदवार बनाना, क्योंकि अभी भी पूरा माइनॉरिटी कांग्रेस के पास आ गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोकसभा चुनाव तक में भी 5 सीटों के ऊपर ही कांग्रेस पार्टी लीड में थी, जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग है, लेकिन वो राहुल गांधी और मोदी का चुनाव था। लेकिन ये चुनाव अरविंद केजरीवाल और रेस्ट ऑफ दी पार्टीज हैं, क्योंकि बीजेपी अनिल, ऐसे में बीजेपी की रणनीति अब क्या होगी? क्योंकि बीजेपी अभी भी इंतजार करेगी, बीजेपी कह रही है कि कल कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कल कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, उसके बाद हम परसों लिस्ट जारी करेंगे, जैसा अभी ललित जानकारी दे रहे थे। अब बीजेपी की रणनीति क्या हो? क्योंकि बीजेपी के जो नाम चल रहे हैं बाबरपुर विधानसभा में, हमने रेस में भी दिखाया था, हर्ष मल्होत्रा जो कि खुद विश्वासनगर सीट से टिकट चाह रहे हैं, रोहतास नगर सीट से टिकट चाह रहे हैं, मनोज त्यागी का नाम चल रहा है, मनोज त्यागी हर्ष विहार से निगम पार्षद से, संजय कौशिक का नाम चल रहा है, तो संजय कौशिक भी जीवनपुर वार्ड से, जो कि जौहरीपुर में आता है, वहां से पार्षद थे, वीके शर्मा का नाम चल रहा है, वो बाबरपुर के लोकल बताए जाते हैं, 1-2 नाम और चल रहे हैं। तो क्या ये अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलाव आएगा बीजेपी की भी यहां पर, कि चूंकि ब्राह्मण मुस्लिम सीट है, ऐसे में किसे उतारा जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो कल अपनी सीटों का ऐलान करेगी, तकरीबन 40 से 45 लोगों का जो उम्मीदवार है उनका ऐलान करेगी, तो अब बीजेपी भी आज रात को जिस तरीके से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आज रात में या कल सुबह तक वो अपनी लिस्ट तकरीबन 20 से 30 नामों को सामने कर सकती है, लेकिन अब बीजेपी लगता है कि बीजेपी कल नहीं करेगी, वो एक दिन का और समय लेगी, देखेगी क्या कैसे उतारा जाता है। जी हाँ। किस किस को उतारा जा सकता है दोबारा से, क्योंकि उस पर भी चर्चा कर सकती है बीजेपी। ऐसा नहीं है कि वो जो नाम फाइनल कर दिए हैं कि उन्हीं को उतार दिया जाए, क्योंकि बीजेपी आखिरी में भी कई बार आखिरी समय पे भी नामों को उलटफेर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत एक लंबा कैडर है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो किसी को भी उतार सकते हैं कि आगे देख कर कि आखिर कौन सा जीता हुआ है, कौन सा नहीं जीत पाएगा। ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। ये जो नाराजगी है आम आदमी पार्टी के अंदर, ये जो हंगामा है धनवंतरी चंदेला को लेकर भी जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, वहां पर भी आज केजरीवाल के ऑफिस के बाहर, घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है, या फिर सीलमपुर और बदरपुर में तो हम देख ही रहे हैं स्थिति। ये कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, उनके नाराज ले लो, उन्होंने पहले हमारे नाराज लिए थे। देखिए, कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा
कि वो उनके लिए जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को शामिल भी करेगी और टिकट भी देगी, भले ही वो एक दिन पहले ही शामिल हो। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही शामिल कराया, चाहे शोएब इकबाल हो, चाहे विनय मिश्रा हो, चाहे राम सिंह नेताजी हो, इस तरीके से राजकुमारी ढिल्लन हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनको उन्होंने 1-2 दिन पहले ही शामिल कराया और फिर वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। तो ये कदम कांग्रेस पार्टी भी उठा सकती है अगर उनको कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलता और उनको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के नाराज विधायक अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो उनके लिए वहां जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी उनको तवज्जो दे और कुछ सीटों पर बीजेपी भी ऐसा कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से अनिल बता रहे हैं कि बीजेपी के वहां पर कई उम्मीदवार हर सीट पर जो है लाइन में लगे हुए हैं, तो अगर बीजेपी ये मानती है कि उसके पास मजबूत उम्मीदवार हैं, तो वो शायद ही जो है आम आदमी पार्टी के ललित विधायकों को ले। ललित, एक चर्चा, चूंकि सुगबुगाहट होती है, चर्चा होती है और कयास ही लगाए जाते हैं जब तक टिकट मिल नहीं जाते। एक कयास ये भी लग रहा है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति बीजेपी बना रही है। बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा है कयासों में। जी बिल्कुल, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज का नाम भी चल रहा है और देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरफ बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा है और उस तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नई दिल्ली से जो है वो शीला दीक्षित की बहन भी मोर्चा संभाल सकती हैं, क्योंकि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो उनके इलाके का जो लोकसभा, जो विधानसभा का कार्यकाल था, बिल्कुल वो उनकी बेटी वो भी संभाल सकती वहां से मोर्चा, और वही संभालती थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री का कामकाज देखती थी और उनकी विधानसभा का कार्यकाल पूरा उनके विधानसभा में जो भी काम होने हैं, तरुण से इसका जवाब देते हैं। तरुण, ये जो नाम चल रहे हैं, एक तरफ तो बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा है बीजेपी से, कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति के तहत शीला दीक्षित की बेटी लतिका का भी नाम भी चल रहा है, जबकि वहां पर राजेश लिलोटिया ने खुद अपनी दावेदारी भी की है। देखिए, दावेदारी करना एक अलग बात है। हालांकि राजेश लिलोटिया आरक्षित सीट को रिप्रेजेंट करते आए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सवाल उठेंगे कि क्या कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, या फिर ये कहेंगे कि एक तरह से इजी गोइंग दे दिया, अरविंद केजरीवाल को वॉक ओवर दे दिया कि वहाँ पर एससी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और राजेश लिलोटिया सिर्फ चर्चा के अंदर बने रहेंगे, और कड़ी जो टक्कर है अरविंद केजरीवाल को जो दी जानी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस 2013 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ दिखाया था, ऐसा कॉन्फिडेंस बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नहीं दिखा पा रहा है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफा अपना प्रचार को लेकर क्या कुछ चर्चा है आपके पास? पूछ रहे हैं कि जी जवाब देने दीजिए। लतिका को लेकर चर्चा जरूर है कि चूंकि ललित ने सही जिक्र किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए नई दिल्ली विधानसभा सीट के ऊपर या तो उनकी बहन रमा धवन और या फिर उनकी बेटी लतिका दीक्षित उनको वो सब कार्यभार संभालती थी, लेकिन वहाँ पर एक पुराने कांग्रेसी रमेश सब्बरवाल का नाम सामने आ रहा है और एन मौके की जो चर्चाएं हो रही हैं उनमें इनका नाम उभर कर सामने आया है। तो ये ज़रूर रहेगा कि लतिका दीक्षित के साथ एक एज रहेगा कि अपनी माताजी के कामकाज को भुनाने की कोशिश वो करेंगी, एक इमोशनल अपनी पिच तैयार करने की कोशिश करेंगी कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को जो दिया है, कोई भी ऐसा फ्लाईओवर नहीं है, बस नहीं है, स्टेडियम नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल बड़ा नहीं है जहां पे शीला दीक्षित के नाम की तख्ती ना लगी हो। तो अगर वो इमोशनल ग्राउंड के ऊपर लतिका इलेक्शन को मोल्ड करने के अंदर कामयाब होती हैं तो अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। लेकिन समय बहुत कम रह गया है, 20 दिन के अंदर प्रचार ऐसा धुआंधार नहीं हो सकता है ताकि लोगों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। अगर शीला दीक्षित के देहांत के बाद होता कि अगर लतिका एक्टिव रहती विधानसभा के अंदर तो हो सकता था कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत हो सकती थी, और अगर अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव घिरता हुआ दिखाई देता तो इसका इफेक्ट पूरी दिल्ली के अंदर पड़ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो जो इमोशनल एज था दिल्ली वालों का शीला दीक्षित के प्रति, उसको भुनाने में काफी देर कर दी। अध्यक्ष तक देने के अंदर 2-2.5 महीने का वक्त लगा दिया, तो वो एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर था
जहां पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई। अनिल, तो जिस तरीके से कांग्रेस की ये रणनीति है और चूंकि बीजेपी की भी लग रही है कि अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट से घेरा जाए, या जो और हाई प्रोफाइल लीडर है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, वहां पर भी इस तरीके की चर्चा है। कुछ नाम चल रहे हैं, लेकिन उन नामों के बीच में एक नाम कपिल मिश्रा का भी रहा है। कपिल मिश्रा को नई दिल्ली सीट से उतारा जा सकता है। एक नाम बांसुरी स्वराज का भी है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है केजरीवाल के खिलाफ। कुछ सांसदों के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, तो उनमें से एक सीट क्या नई दिल्ली हो सकती है? कई सारे सवाल हैं। देखिए, नई दिल्ली सीट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ही नाम हैं। जिस तरीके से कल से ही चर्चा चल रही है कि बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है, उनको लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, वो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी। अगर वो उनका नाम आता भी है तो जो संपत्ति है वो अब शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि सुषमा स्वराज जी का देहांत हुए भी अब काफ़ी समय बीत चुका है, लोग उनको भूल चुके हैं। और दूसरी बात रही कि जहाँ तक कि किसी सेलिब्रिटी को उतारने की, तो ये चर्चा जरूर है कि यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी को या सांसद को उतारा जाए, लेकिन कोई भी सांसद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अपने आप में। हालांकि कपिल मिश्रा की चर्चा हुई थी, कपिल मिश्रा ने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो करावल नगर से के बाहर नहीं आएंगे। फिर चर्चा आई कि विजय गोयल की जो राज्यसभा सांसद है अभी उनके की आई कि वो नई दिल्ली से उनको लड़ाया जाएगा। उन्होंने भी मना कर दिया कि वो राज्यसभा सांसद होने के बाद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे भी तो कहीं दूसरी सीट से लड़ेंगे, नई दिल्ली सीट से नहीं लड़ेंगे। सिर्फ अभी बाजारों का जो है ना, कयासों का बाजार गर्म है कि नई दिल्ली सीट पर कोई कौन लड़ेगा, लेकिन जहां तक है कि आखिरी में कोई एक नई सेलिब्रिटी को लाकर यहां से चुनाव लड़वाया जाएगा। और अभी सीट से क्यों नहीं लड़ना चाहता? सामने हैवी वेट भाई आपको होना है कि सीएम से फाइट करनी है, तो अरविंद केजरीवाल सीएम के खिलाफ लड़े थे शीला दीक्षित को, और जितने वोट शीला दीक्षित को नहीं मिले थे उससे ज्यादा अंतर से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया था। अब विजय गोयल अगर दावेदारी सीएम की कर रहे हैं तो आए सीएम के खिलाफ लड़ें, या मनोज तिवारी लड़ें, या जो भी सीएम का कैंडिडेट अपने आप को समझता हो। देखिए, शायद यही आत्मविश्वास की कमी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में ये देखने को मिलती है। तरुण भी यही बात बता रहे थे, अनिल भी यही बात बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में हो सकता है आत्मविश्वास हो, लेकिन उनके जो नेता हैं नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर, उनमें आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि विजय जोली संगम बिहार और साकेत से चुनाव लड़ते थे। उन्होंने 2008 में शीला को चुनौती देने के लिए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकी थी। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता को भी उतारा गया था कि वो जो है नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे 13 में, लेकिन 15 के चुनाव में वो भी वापस चले गए। और अब विजय जोली भी जो है संगम बिहार ही वहाँ पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और अब नूपुर शर्मा 2015 में चुनाव लड़ी। अब नूपुर शर्मा को टिकट मिलेगी या कोई नया चेहरा, जिस तरीके से अनिल बता रहे हैं कि पार्टी सोच रही कि कोई दूसरा नया चेहरा, और कपिल मिश्रा की भी चर्चा थी, लेकिन अभी कह नहीं सकते। अगर पार्टी बीजेपी में शामिल हुए हैं कपिल मिश्रा और पार्टी फैसला करती है कि उनको नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ाया जाएगा तो हो सकता है। वो तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं करावल नगर से बाहर जाऊंगा। लेकिन अब देखना होगा, कई बार पार्टी, विजेंद्र गुप्ता भी उस समय नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनके सामने वो रखा था शर्त कि आपको चुनाव। तो अगर ये डर किस बात का, ये आत्मविश्वास है या ये कहावत है कि बलि का बकरा नहीं बनना चाहते? बिल्कुल, सिर्फ अगर कोई सीएम कैंडिडेट है तो अमूमन देखने को मिलता है जो सीएम हो या मजबूत पार्टी की स्थिति मजबूत है उनकी, तो उस सीट से नेता चुनाव लड़ने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उस सीट पर जाएंगे तो चुनाव हार सकते हैं और इससे उनकी इमेज खराब होगी और आगे की भविष्य की राजनीति पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए कोई भी वहां चुनाव लड़ने से ललित अंदर खाने क्या खबर है? ये जो सांसदों के चुनाव लड़ने की बात है, क्या सांसद खुद भी तैयार हैं क्या चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं अंदर खाने की चर्चा ये भी है कि जो पूर्वी दिल्ली से सांसद थे महेश, वो भी चुनाव लड़ने के लिए उनको भी अप्रोच किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अभी ये पूरी तरह से निर्णय फाइनल नहीं है। सारी खबरें सूत्रों के हवाले से ही आ रही हैं। अंदर खाने की चर्चाएं हैं कि महेश गिरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है अगर पार्टी को किसी ईस्ट दिल्ली की सीट पर कोई मुफीद उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो ऐसे में महेश गिरी के नाम पर विचार हो सकता है। साथ ही दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से हम नई दिल्ली का जिक्र कर रहे थे अनूप आप, नई दिल्ली के लिए हमेशा से ही ये देखा जाता है कि जहां कभी भी मुख्यमंत्री का दावेदार होता है वहां पर यंग जनरेशन तो जाना खूब पसंद करती है। लेकिन जो लोग चुनाव जीत चुके होते हैं, जो लोग चुनाव
से आगे बढ़ चुके होते हैं, उन लोगों को वहां पर जाने में घबराहट होती है। अब आप ठीक समझिए कि 2013 में हो या 2015 में हो, अरविंद केजरीवाल के पास पाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने वो सीधे ही कूदे एकदम नई दिल्ली मैदान पर। हाँ, लेकिन 13 में कूदना और 15 में कूदने में फर्क है। 13 और 15 में भी फर्क है, समय की थोड़ा सा कमी है। तरुण, क्या ये दिक्कत क्या कांग्रेस में भी है? क्योंकि वहां भी हाईकमान ने कह दिया ना, जो लोग लोकसभा चुनाव लड़े थे वो लोग सीधे विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन क्या वहां भी वो लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़ने को तैयार हैं? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि लोकसभा के सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अजय माकन जो नई दिल्ली लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें एक पारिवारिक कारण के चलते विदेश में जाना पड़ा है और उन्होंने आला कमान को सूचित भी कर दिया है कि चूंकि पारिवारिक समस्या है जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बाकी लोकसभा के जो दोनों उम्मीदवार हैं, अरविंदर सिंह लवली, वो गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी शुरू भी कर चुके हैं। और जी आप बताइए। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। शुक्रिया सुजीत जी आपका भी, और अनिल आपका भी शुक्रिया, तरुण आपका भी शुक्रिया, और ललित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई दिल्ली का ये विधानसभा का चुनाव, ये दंगल जिस तरीके से नजर आ रहा है, इसमें अभी आने वाले समय में कुछ और नेता इधर से उधर होंगे। आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और अब बीजेपी और कांग्रेस की बारी है।